6 अप्रैल 2015 की शाम एक गोपनीय सोर्स ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को एक मैसेज दिया। उस मैसेज को सुन दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। फाइनली काफी टाइम से चली आ रही इस चूहे बिल्ली की लड़ाई को अंत देने का समय आ चुका था। जो सोर्स होता है वो दिल्ली पुलिस को बताता है कि सर आज रात वो अपने गांव बवाना जाने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो एक सफेद रंग की Hyundai वर्ना में होगा जिसका नंबर होगा 4386 एंड दैट्स इट। ये एक ऐसा मौका था जिसका वेट दिल्ली पुलिस काफी समय से कर रही थी और शायद दिल्ली पुलिस को भी पता था ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली थी ये अगर इस समय हाथ से चले जाती है तो शायद कभी वापस नहीं मिलने वाली। मगर कौन था ये और क्या थी इसकी कहानी, क्या था जो इसके बारे में इतनी सी इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के लिए इतनी बड़ी बन चुकी थी। दरअसल ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। नहीं, मैं मुंबई वाले दाऊद की बात नहीं कर रहा, मैं दिल्ली वाले दाऊद इब्राहिम की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, दिल्ली में भी एक दाऊद था, या यूं कहो कि एक दाऊद है। एक लड़का जिसकी इंस्पिरेशन थी दाऊद इब्राहिम, एक लड़का जिसको खुद ट्रेनिंग दी थी दाऊद इब्राहिम के खास लोगों ने, और वो लड़का बड़े होकर बनता है दिल्ली का मोस्ट वांटेड, जिसका नाम था नीरज बवाना। कैसे एक बस कंडक्टर का बेटा बन जाता है इतना बड़ा गैंगस्टर, इतना बड़ा क्रिमिनल कि उसके नाम से हर कोई कांपता था। चाहे वो बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई एक्टर हो, या फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, हर किसी के कान में जब नीरज बवाना का नाम गूंजता था तो उनके पसीने छूट जाते थे। आखिर क्या करा था नीरज बवाना ने ऐसा कि उसके नाम से हर कोई थर थर कांपता था, और आखिर क्या थी उसकी जर्नी, कैसे वो एक नॉर्मल कंडक्टर के बेटे से एक गैंगस्टर बना। आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकला एक बड़ा गैंगस्टर जिसके पीछे पड़ी थी 10 राज्यों की पुलिस, जो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम बनना चाहता था, जिसके सिर पर थे 100 से ज्यादा जुर्म के इल्जाम। ये है दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसने 18 साल की उम्र से ही जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 5 अगस्त 1988 के दिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के एक शहर बवाना में जन्म हुआ नीरज शहरावत का। उसके बचपन के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि बचपन से ही उसकी पहचान क्राइम से हो चुकी थी, क्योंकि उसका बड़ा भाई पंकज शहरावत ऑलरेडी छोटे मोटे क्राइम्स में एक्टिव रहता था। नीरज का इंटरेस्ट भी पढ़ाई से ज्यादा क्राइम में ही रहता था। वो स्कूल भी जाता था तो वहाँ पे भी झगड़ते ही रहता था, कभी खुद के झगड़े, कभी किसी दोस्त के झगड़े, तो कभी अननोन के झगड़ों में भी जाके इंटरफेयर करता और किसी और के झगड़ों को अपना झगड़ा बना देता। नीरज को बचपन से ही क्राइम की दुनिया बहुत फैसिनेट करती थी। रुतबा, शौहरत, नाम, पैसा, सब कुछ नीरज को ये सारी चीजें अपनी तरफ खींचने लगी थी, और इन्हीं सारी चीजों की वजह से नीरज के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान होने लगे थे। उनका बड़ा बेटा ऑलरेडी क्राइम की दुनिया में जा रहा था और छोटा बेटा भी अब उसी दुनिया में जाता दिख रहा था। नीरज के पापा चाहते थे कि बड़ा बेटा तो हाथ से गया, बट छोटा बेटा उनके सपने पूरे करे, वो अच्छे से पढ़े लिखे बड़ा आदमी बने, अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जिए, सेफली जिए। बट नीरज ने अपने गोल बचपन से ही सेट कर लिए थे, और ये गोल बिल्कुल वो नहीं थे जो उसकी फैमिली उससे चाहती थी। अब नीरज जैसे जैसे बड़ा होने लगा, अपने भाई के क्राइम्स में उसका हाथ बटाने लगा। मगर साल 2004 में नीरज के भाई पंकज को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। नीरज के लिए ये एक धक्के से कम नहीं था। उसका मेंटोर, उसका बड़ा भाई अब पुलिस हिरासत में था। मगर इन चीजों से सीखने के बजाय, सही रास्ते को चुनने के बजाय नीरज चुनता है क्राइम की दुनिया। वो इनफैक्ट और ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है एक बड़ा गैंगस्टर बनने पे। वो चाहता था कि मैं अपने भाई से भी बड़ा गैंगस्टर बन जाऊं, और इस जर्नी की शुरुआत वो करता है अपने ही भाई के सारे क्राइम्स को टेक ओवर करके। जो उसका भाई करता था, नीरज उन सारी चीजों को समझने लग जाता है। अब उसका भाई तो जेल के अंदर था, तो कोई तो चाहिए था जो इन सारी चीजों को टेक ओवर करके हैंडल कर सके, और वो आदमी बनता है नीरज बवाना। वो अपने भाई के सारे क्राइम की एक्टिविटीज, सारे जितने भी उसके धंधे चल रहे थे, उन सबको अपने हाथों में ले लेता है, और धीरे धीरे वो सारी चीजें और ज्यादा अच्छे से करने लग जाता है। लूटपाट करना, किसी को किडनैप करना, हत्याएं करना, सब कुछ नीरज अब इन सारी चीजों में माहिर होने लगा था। और फिर साल 2005 में आखिरकार वो समय आ ही गया जब नीरज के ऊपर भी पुलिस ने अपना शिकंजा जड़ा। अवैध हथियार रखने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लिया गया। मगर पुलिस को नहीं पता था जिस इंसान को वो एक मामूली सा गुंडा समझ रहे थे, वो आगे चलकर उन्हीं के नाक में दम करने वाला था। पुलिस ने नीरज को अरेस्ट किया और उसको तिहाड़ जेल भेज दिया। वैसे तो तिहाड़ में जाकर बड़े बड़े गैंगस्टर सुधर जाते हैं, मगर नीरज जब तिहाड़ जाता है तो उसके लिए मानो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी के और सारे दरवाजे खुल गए थे। बड़े बड़े गुंडों के साथ जान
पहचान करके, उनसे दोस्ती करके खुद के नेटवर्क को और बड़ा करने की अपॉर्चुनिटी अब नीरज के सामने आ चुकी थी। और नीरज के साथ हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब वो जेल के अंदर गया तो वहाँ नीरज की दोस्ती हो जाती है फैजल नाम के एक आदमी से, फैजल उर रहमान। और फैजल पता है कौन था? फैजल था मुंबई के सबसे बड़ा बादशाह, या फिर यूं कहो कि इंडिया का सबसे बड़ा बादशाह दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाला, उसका खास इंसान। अब नीरज और फैजल में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती गहरी होने लगी और धीरे धीरे फैजल बन जाता है नीरज का मेंटोर, उसका गुरु। फैजल नीरज को नए नए तरीके बताने लगा क्राइम करने के। उसने नीरज को बताया कि क्राइम की दुनिया कैसे समुद्र जितनी गहरी है, और अभी जो नीरज ने एक्सप्लोर करा है वो तो सिर्फ समुद्र के ऊपर दिखने वाला एक छोटा सा टुकड़ा है, और अंदर काफी गहराई अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। नीरज को वो इंसान मिल चुका था जिसकी उसको जरूरत थी, और फैजल ने भी नीरज से वादा कर लिया था कि वो नीरज को सबसे बड़ा बादशाह बनाकर रहेगा। कुछ समय तक तिहाड़ में रहने के बाद नीरज को बेल मिल जाती है। अब बारी थी नीरज शहरावत से नीरज बवाना बनने की और क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की। अच्छा, जो नीरज था वो बिलोंग करता था बवाना नाम की जगह से, और इसी कारण वो अपने पीछे बवाना नाम ऐड कर देता है, नीरज बवाना। जेल में रहने की वजह से नीरज का नेटवर्क और दबदबा पहले जैसा नहीं रहा था। जेल से निकलने के बाद नीरज सोचता है कि क्यों ना पहले वो गैंग ज्वाइन करी जाए जिसका ऑलरेडी दिल्ली में दबदबा हो, और इसी सोच के साथ उसने नीतू दबोडिया की गैंग ज्वाइन कर ली। नीतू उस वक्त दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के बाकी स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा फिरौती, लूट और हत्या जैसे काम के लिए फेमस था। नीतू के गैंग में इतने सारे लड़के थे और उसके लिए इतने लॉयल थे कि नीतू के एक इशारे पे वो कुछ भी कर देते, और नीरज को काइंड ऑफ रास्ता मिल चुका था अपना दबदबा बनाने का। नीरज नीतू की गैंग में आ चुका था और धीरे धीरे अब नीतू और नीरज मिलकर बड़े बड़े बिजनेसमैन से फिरौतियां मांगना शुरू करते हैं। जो बिजनेसमैन उनकी डिमांड को पूरी कर देता वो उसे जाने देते, लेकिन जो बिजनेसमैन उनको पैसे नहीं देता या फिर देने से इनकार करने लग जाता, वो पहले तो उसे डराते, धमकाते, थोड़ा बहुत पीटते भी, लेकिन अगर फिर भी वो बिजनेसमैन नहीं मानता तो ये दोनों उसको मार डालते। अब इनकी गैंग का ऐसे ही चल रहा था, और कुछ समय बाद इनकी गैंग नीतू की गैंग में ज्वाइन करता है एक और आदमी, एक और गैंगस्टर जिसका नाम होता है सोनू पंडित। सोनू पंडित और नीरज में अब धीरे धीरे दोस्ती होने लग जाती है, और इनकी दोस्ती जब इतनी गहरी हो जाती है तो ये बात नीतू को खटकने लग जाती है। नीतू को लगता है कि ये दोनों बड़े खतरनाक है और ये दोनों अगर एक हो गए तो इनको मेरी जरूरत ही नहीं रहेगी, और जब ऐसा होगा तो ये कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि ये मेरी ही जान ले लेंगे और मेरे पूरे बिजनेस को अपने आप चलाने लग जाएंगे। अब नीतू को ये भी शक था कि जो सोनू पंडित है वो नीरज को नीतू के खिलाफ भड़का रहा है, और अब नीतू अपने मन मन में एक प्लान बनाता है सोनू पंडित को मारने का। एंड देन 2012 में नीतू सोनू को मार डालता है। नीतू ने सोनू को तो मार दिया था, लेकिन नीरज के अंदर एक अलग सी फीलिंग आ चुकी थी। वो थी उसके दोस्त की हत्या का रिवेंज लेने की, उसके भाई जैसे दोस्त की बेरहमी से हत्या, वो भी बिना किसी रीजन के। ये बात ने नीरज को अंदर तक हिला दिया, और फिर नीरज ने नीतू और उसकी गैंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीरज के लड़कों और नीतू के लड़कों के बीच में गैंग वॉर शुरू हो गई। काफी टाइम तक ये गैंग वॉर चली, मगर इस गैंग वॉर पे फुल स्टॉप लगा 23 अक्टूबर 2013 के दिन। दिल्ली पुलिस ने नीतू को, यानी कि दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर को, एनकाउंटर में मार डाला। जैसे ही नीतू की मौत हो जाती है, यहाँ पर नीरज का पूरा कंपटीशन खत्म हो जाता है। मतलब कि अगर दिल्ली का कोई सबसे बड़ा डॉन बचा था तो वो था नीरज बवाना, और नीरज को ये बात अच्छे से पता थी कि ये सही टाइम है पूरी दिल्ली की भाग दौड़ को अपने हाथों में लेने की। और नीरज डबल स्पीड से अपने जितने भी बिजनेस थे उन्हें स्केल अप करने लग जाता है, लोग बढ़ाने लग जाता है, गैंग को बड़ा करने लग जाता है, और धीरे धीरे हर जगह अपना दबदबा बनाने लग जाता है। लेकिन उसी समय पर जो नीतू की गैंग थी, उधर आते हैं दो बड़े गैंग लीडर्स जिनका नाम था पारस और प्रदीप। अब ये दोनों नीतू की गैंग के गैंग लीडर थे, यानी कि अब ये पूरी गैंग इन दोनों की थी। इस साइड नीरज अपना फुल दबदबा बना रहा था, और दूसरी साइड दो और गैंग लीडर आ चुके थे जो कि सेम मोटिव के साथ थे, दिल्ली में अपना दबदबा बनाने की। नीरज की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो बहुत सारे बिजनेसमैन को अपने अंडर ले रहा था, और जो भी बिजनेसमैन उसके खिलाफ जाता नीरज उन्हें तुरंत मार देता। साल 2014 में नीरज ने अपने दोस्त सोनू पंडित की हत्या के जिसने प्लान बनाया था, ये पूरा प्लान बनाया था नीतू ने, और उसके साथ एक और उसका खास आदमी था जिसका नाम था संदीप। तो साल 2014 में नीरज संदीप को भी मार गिराता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उसके दोस्त को मारा था। एक एक करके नीतू के गैंग के सारे मेंबर्स मरे जा रहे थे, और सबको मारने वाला सिर्फ एक इंसान था जिसका नाम था नीरज बवाना। अच्छा, एक दिन आता है जब नीतू गैंग के नए गैंग लीडर्स प्रदीप की कोर्ट में पेशी थी, और नीरज को ये बात पता चल जाती है।
तो प्रदीप को मारने का एक प्लान बनाता है। वो अपने 10 लोगों को भेजता है प्रदीप को मारने के लिए। 10 लोग जाते तो है मारने के लिए, लेकिन ये बात पता चल जाती है दिल्ली पुलिस को और ये प्लान सक्सेसफुल हो पाता इससे पहले ही दिल्ली पुलिस इन 10 के 10 लोगों को अरेस्ट कर लेती है, जिस वजह से प्रदीप को मारने का प्लान अनसक्सेसफुल यानी कि पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। 2014 के दिसंबर में नीरज ने एक ऐसे कांड को अंजाम दिया जो किसी मूवी सीन से कम नहीं था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मशहूर गैंगस्टर सुनील राठी का खास अमित भूरा को पुलिस उत्तराखंड से यूपी के बागपत पेशी के लिए लेकर आ रही थी। ये बात सुनील राठी को पता थी। उसने जेल से ही बैठे बैठे अपने खास अमित भूरा को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाने का प्लान बनाया और इस प्लान में उसका साथ देते हैं नीरज बवाना और उसके लड़के। वो सारे जाते हैं और पुलिस के ऊपर हमला कर देते हैं। पुलिस की आंखों में मिर्ची डालते हैं और अमित भूरा को उन्हीं की आंखों के सामने से कस्टडी से भगा के ले आते हैं। अब पूरी पुलिस सब चीजें छोड़कर इस केस के ऊपर लग जाती है और जब उन्हें पता चलता है कि वो जो आदमी जो इनके आंखों में मिर्च डालकर इनके आंखों के सामने से उस गैंगस्टर को चुरा कर ले गया, उसका नाम है नीरज बवाना, तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। वैसे तो दिल्ली पुलिस की वांटेड लिस्ट में वो शुरू से था, लेकिन अब वो टॉप प्रायोरिटी बन चुका था। अब नीरज बवाना को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था और फिर दिल्ली में शुरू होता है सबसे बड़ा चूहे बिल्ली का खेल। एक एक करके पुलिस नीरज के गैंग वालों को पकड़ने लग जाती है। 35 मेंबर्स को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन नीरज अभी भी पुलिस के हाथों में नहीं आया था। पुलिस अपने सारे सोर्सेज को सबको एक्टिव रहने के लिए बोलती है। एक एक चीज की खबर उन्हें चाहिए थी। ऐसे करते करते 12 ऑपरेशंस होते हैं नीरज को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर भी पुलिस नीरज को नहीं पकड़ पाती। और फिर आती है 6 अप्रैल 2015 की शाम, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। एक अननोन सोर्स से कॉल आती है पुलिस को और वो बताता है कि नीरज बवाना 12 बजे के आसपास कमरुद्दीन नगर वेस्ट दिल्ली से गुजरेगा और फिर अपने गांव बवाना निकल जाएगा। बवाना अपने परिवार से मिलने जा रहा था। ये ट्रिप उसके लिए सिर्फ पर्सनल नहीं थी, बल्कि उसके एक्सटॉर्शन रैकेट को चलाए रखने के लिए जरूरी थी। एक सफेद रंग की ह्यूंडई वर्ना जिसका नंबर था 4386, इसी गाड़ी में नीरज बवाना जाने वाला था। पुलिस तुरंत इस सारी चीजों को सुनकर एक स्पेशल टीम बनाती। रोहतक रोड पर ट्रैप्स बिछा दिए जाते हैं। हर जगह पुलिस वाले छुपकर बवाना का इंतजार कर रहे थे। सारे पुलिस वाले हाई अलर्ट पे थे। अब पुलिस छुपी हुई थी और वहां से गाड़ियां गुजर रही थी और फिर गुजरती है एक ह्यूंडई वर्ना जिसका रंग था सफेद। सब समझ गए थे कि इसके अंदर नीरज बवाना था। नीरज को भी कुछ तो अलग लग रहा था। उसको एक फीलिंग आ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ तो गलत है और फिर उसकी नजर पड़ती है पुलिस वालों पर। चारों तरफ से पुलिस वालों ने नीरज को घेर लिया था। नीरज ने पुलिस वालों को देखते ही फायरिंग करना शुरू करी। सामने से भी रिटर्न में पुलिस वाले भी नीरज के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते ये चीज काफी देर तक चलती है एंड देन पुलिस नीरज को चारों तरफ से घेर लेती है एंड देन फाइनली करीबन 3:45 पर दिल्ली के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन नीरज बवाना को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद नीरज को तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। लेकिन नीरज के वहां दिन नॉर्मल कट ही रहे थे कि उसे एक चीज पता चलती है। उसे पता चलता है कि नीरज गैंग के जो राइवल गैंग था, नीतू गैंग के जो 2 लीडर थे, पारस और प्रदीप, इन दोनों को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और दोनों को तिहाड़ में ही भेजा जा रहा था। और जब नीरज को ये बात पता चलती है तो एक प्लान बनाता है इन दोनों को खत्म करने का। और किस्मत से नीरज के गैंग वाले और प्रदीप और पारस इन सबको एक साथ पुलिस कोर्ट में ले जा रही थी पेशी के लिए। इन सबको एक वैन के अंदर रखा हुआ था। वैन रोहिणी से कोर्ट के लिए निकल चुकी थी। समय था शाम के 4:30 बजे। वैन के अंदर थे प्रदीप, पारस, नीरज और उसके समेत 9 और कैदी और इनके अलावा 2 पुलिस ऑफिसर जिनमें से एक ASI और एक कांस्टेबल थे। रोहिणी से निकलते ही अचानक से वैन के अंदर बवाना और उसके लोगों ने पारस और प्रदीप के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, मुक्कों से, लातों से। पुलिस ने वैन के लोहे से, जिसके बाद वो उनके सर को पकड़ते हैं। पुलिस की अगर आपने विंडो देखी होगी तो लोहे की होती है। उन दोनों के सर को पकड़कर नीरज और उसके जितने भी दोस्त थे वो सर को पकड़कर उसी लोहे पे पीटने लग जाते हैं। आगे बैठे पुलिस ऑफिसर को ये सब बहुत अच्छे से पता चल रहा था कि पीछे क्या हो रहा है, लेकिन वैन को रोकने की हिम्मत उनकी भी नहीं हो रही थी। वैन को सीधा मंगोलपुरी की तरफ भगा दिया गया ताकि वो एक हॉस्पिटल तक जा सके। जब तक वैन महावीर हॉस्पिटल तक पहुंची तब तक प्रदीप और पारस दोनों खत्म हो चुके थे। दे वर डिक्लेयर्ड डेड ऑन अराइवल। पुलिस के मुताबिक नफरत इतनी गहरी थी कि इन दोनों की मौत के बाद भी इन पर लात घूसे मारे गए और इनको घसीटा गया। और इसी के साथ नीतू गैंग का खात्मा होता है। और नीरज गैंग वो आज भी दिल्ली में एक्टिव है। नीरज बवाना आज भी तिहाड़ जेल के अंदर से इस पूरी गैंग को कंट्रोल कर रहा है। ही इज द अनडिस्प्यूटेड अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ दिल्ली। दिल्ली का एक ऐसा बादशाह जिसका कोई कंपटीशन नहीं। दिल्ली का एक ऐसा बदमाश जिससे
हर कोई डरता है। दिल्ली का एक ऐसा अनडिस्प्यूटेड किंग जिससे कोई नहीं लड़ना चाहता। वेल, दैट वाज द स्टोरी ऑफ नीरज बवाना। कैसे एक छोटा सा बच्चा जिसके घर वाले उसको पढ़ाना चाहते थे, उसे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, वो सिर्फ संगत के चलते और कुछ इंस्पिरेशंस के चलते बन चुका था दिल्ली का सबसे बड़ा डॉन, दिल्ली का सबसे बड़ा शहंशाह। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये थी आज की कहानी, ये थी नीरज बवाना की कहानी। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।